दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरोडेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 दोस्तों इस वीडियो में टोटल 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे पहला कथन है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है दोस्तों। ये गलत है। याद रखिएगा, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित होगा दोस्तों, ये सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा दोस्तों, ये भी सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 76 में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये मूल अधिकार का भाग है दोस्तों। ठीक है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार स्थापित करने का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान दोस्तों ये भी क्या है, मूल अधिकार का भाग है दोस्तों। पर्यावरण का संरक्षण दोस्तों ये मूल अधिकार का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये मूल अधिकार का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का संरक्षण जो है ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, आपको ध्यान दीजिए दोस्तों, अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 4 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया दोस्तों। याद रखिएगा, ये देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, याद रखिएगा, 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था दोस्तों। यानी कि बात करेंगे सी राजगोपालाचारी दोस्तों, ये 1946 में गठित अंतिम सरकार का सदस्य था दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य थे और जगजीवन राम भी सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे ये क्या दोस्तों, अनुच्छेद 239 ये दोस्तों सही है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 ये भी सही है। ठीक है, यानी कि संसद के सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 85 दोस्तों ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सत्य है दोस्तों, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी क्या है, सत्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे दोस्तों असम में लागू होती है और मेघालय में भी लागू होती है और त्रिपुरा में लागू होती है दोस्तों। सिक्किम में लागू नहीं होती है और मणिपुर में भी लागू नहीं होती है। ठीक है, ना सिक्किम में लागू होगा ना मणिपुर में लागू होगा। यानी कि बात करेंगे 1, 2, 5। ठीक है, याद रखिएगा, 1, 2, 5। यानी कि अगर हम देखेंगे इसमें ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, देखिए किस क्या पूछ रहा है, किसमें लागू नहीं होती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, लागू नहीं होती है, तो 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 और 4 में लागू नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अनुसूची 6 में जो है ये 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम का, मेघालय का और त्रिपुरा। एक और कौन है दोस्तों, मिजोरम। कौन है दोस्तों, मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा, तो 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। सिक्किम का उल्लेख नहीं किया गया और मणिपुर का भी उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन 3 और 4 क्या है दोस्तों, ये लागू नहीं होती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे 8 का ऑप्शन नंबर देखेंगे, देखिए दोस्तों
हित का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए संघीय क्या बोले, संघीय लक्षण है तो देखिए लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण। दोस्तों ये क्या है? ये सब संघीय लक्षण है दोस्तों, जिसकी लिखित संविधान भी है दोस्तों, ठीक है। कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? सभी सत्य हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 यानी सभी क्या है? सत्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला आपके सामने है 9 नंबर सवाल। देखिए 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? याद रखिएगा। तो किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिए 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है? विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है 10 नंबर सवाल देखिएगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा यानी कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 दोस्तों आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या क्या है दोस्तों? याद रखिएगा 6 है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषाओं की जो संख्या कितना है? 6 है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अब सामने 12 नंबर सवाल देखिए। 12 है कि थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है दोस्तों? याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केरल का है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो केरल का है दोस्तों, ठीक है। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि मेगुती कि जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कर्नाटक, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यानी मेगुती कि जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे आपके सामने 14 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस में किया गया। यानी कि प्रथम ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया किस देश में किया गया? ग्रीस में किया गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिएगा कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर जो है ये द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व के लेखक है शशि थरूर, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 है कि लेट मी से इट नाउ की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, राकेश मारिया, ठीक है। कौन हो जाएगा? राकेश मारिया। यानी लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड एम हर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एम हर्स्ट जो है ये प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय। यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दोस्तों? याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यानी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। एक हुआ था दोस्तों त्रिपुरी, एक हुआ था दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, एक हुआ था दोस्तों त्रिपुरी। हरिपुरा जो हुआ था 1938 में हुआ था और त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था 1939 में हुआ था दोस्तों। यानी दोनों जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा और त्रिपुरी का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यानी 1929 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में जो हुआ था कराची अधिवेशन, ठीक है। याद रखिएगा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? याद रखिएगा ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। याद रखिएगा यानी पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि सर्वोदय शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखिएगा किसने किया था? किए थे दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है। याद रखिएगा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किए थे, महात्मा गांधी। अगला देखेंगे 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। 22 है
कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला दोस्तों, क्या चला याद रखिएगा, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है याद रखिएगा। यानी भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे 23 नंबर सवाल का क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग सम्मिलित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे समझिएगा यहाँ पे 23 का जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही युग सही सुमेलित है दोस्तों, ठीक है 1967-69 दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है याद रखिएगा। 1990-1992 तृतीय मैसूर युद्ध दोस्तों, ये सही है, ठीक है। 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों, ये भी गलत है। 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये दोस्तों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या दोस्तों, यानी कि 2 क्या है दोस्तों, 2 है सही और 3 भी सही है, ठीक है। 1845-46 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये सही है दोस्तों, ठीक है सुमेलित है, यानी कि 2 और 3 क्या दोस्तों सही सुमेलित है। बाकी 1 और क्या दोस्तों 3 जो है ये क्या दोस्तों गलत है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 24 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। तो 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, देखिए खेड़ा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा ये हुआ था 1707 में हुआ था, ठीक है 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब का भी मृत्यु हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 है कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। पुस्तक शाहजहां लेखक है इनायत खां, ठीक है याद रखिएगा। इनायत खां जो है पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है 26 नंबर सवाल सबके सामने क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर पढ़ेंगे कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका नंबर सी शाहजहां, ठीक है। यानी किस मुगल शासक के दरबार में, तो शाहजहां के शासनकाल दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे, ठीक है 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर क्या कह रहा है आपके सामने, 27 है कि निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, ठीक है 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने। ए जो कबीर है ये क्या थे, ये सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, कबीर, ठीक है 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिए। 28 है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था दोस्तों, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्तनत काल में, ठीक है। यानी देवल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी दोस्तों, किसने दिया था। 29 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एडवर्ड थॉमस ने, ठीक है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी किसने, एडवर्ड थॉमस ने दिया था, ठीक है 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो को किसने किया था, 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा खोज किसने किया था, 1921 में किसने किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। लोथल क्या है दोस्तों, लोथल बंदरगाह है। लोथल जो है ये भगवा नदी किनारे स्थित है, लोथल, ठीक है याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा जो है घरगा नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, ठीक है याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला सवाल 31 नंबर सवाल है। 31 है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थव वेद में, ठीक है याद रखिएगा कि किस वेद में, तो अर्थव वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 32 नंबर सवाल। 32 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो है ये क्या था, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका, ठीक है 32 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल का क्या कह रहा है दोस्तों, 33 है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने का संगीतकार कौन है दोस्तों, तो एम किरवानी कौन है दोस्तों, एम किरवानी। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम किरवानी है। नाटू नाटू गाने का सर्वश्रेष्ठ जो गाने का अवार्ड दिया गया है, इस गाने का जो संगीतकार है एम किरवानी है दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। अगला देखेंगे अब सामने 34 नंबर सवाल देखिए।
34 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने दोस्तों। याद रखिएगा जो बने हैं ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए निदेशक कौन बने हैं, संदीप कुमार गुप्ता बने हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 है कि आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है दोस्तों। याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, यानी कि आईएनएस वेला और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने, तो फ्रांस ने विकसित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 36 नंबर सवाल के सामने दोस्तों कि हाल ही में आए मैंडर्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा यूएई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हाल ही में आए मैंडर्स तूफान का जो नामकरण है ये किस देश द्वारा किया गया है, तो यूएई द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा, यूएई के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ऑप्शन 37 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है दोस्तों। इसका संबंध जो राज्य से है दोस्तों असम से है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हाल में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध जो है असम राज्य से है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 38 सवाल क्या करें कि हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था दोस्तों। ठीक है, इनका संबंध था वास्तुकला से था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था वास्तुकला से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर सवाल। 39 से कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये बने दोस्तों, याद रखिएगा आरके सिंह बने हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आरके सिंह। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 40 नंबर सवाल देखिए। 40 है कि जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा ये जो जारी किया गया है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 41 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 41 है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा गोवा में। ठीक है, कहाँ किया गया है, गोवा। यानी भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है, गोवा में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 42 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 42 आपके सामने है, देखिए दोस्तों 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 43 नंबर सवाल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डेनमार्क रहा है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी क्या होता है, कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो डेनमार्क रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर सवाल आपके सामने कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, 60,000 करोड़। ठीक है, यानी आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है, 60,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 45 नंबर सवाल देखिएगा कि डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों। याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महिला आयोग। ठीक है, यानी कि डिजिटल शक्ति 4.0 जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ये महिला आयोग के लिए किया गया है दोस्तों। किसके लिए, महिला आयोग। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की जगह योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग है दोस्तों, नीति आयोग आया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। ठीक है, किससे है दोस्तों, 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुश्ती से। ठीक है, याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का जो संबंध है किससे है, कुश्ती से है दोस्तों। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर बी है। अगला 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, याद रखिएगा ये कोस्टारिका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कोस्टारिका। यानी कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये किया जाएगा कोस्टारिका, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर सवाल देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। ये जो किया गया है ये आगरा में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है, आगरा में किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे 49 नंबर सवाल है आपके सामने कि विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया जाता है, याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 16 फरवरी।
अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 50 नंबर सवाल देखिएगा कि डूरंट कप 2022 के विजेता है दोस्तों कौन है। 50 का ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु क्या है, डूरंट कप 2022 के विजेता है बेंगलुरु, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। 51 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, फैबलमैन्स, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को, तो द फैबलमैन्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर सवाल देखिए। 52 है आपके सामने कि रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है। ये किया गया है दोस्तों याद रखिएगा 2023 तक। कहाँ, कब तक, 2023 तक किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला सवाल है 53 नंबर सवाल है कि हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो कहाँ किया गया है, 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर में किया गया। कहाँ किया गया है, कैमूर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 54 नंबर सवाल है कि अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया दोस्तों याद रखिएगा। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप, ठीक है। तो अभी हाल ही में किस पार्टी को, तो आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 55 नंबर सवाल आपके सामने है फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया दोस्तों। 55 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, इंग्लैंड को, ठीक है। यानी कि फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, इंग्लैंड को दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने 56 नंबर सवाल 56 है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन राज्य कौन है दोस्तों। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ये सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वन राज्य है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 57 नंबर सवाल 57 है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 से तो कुल कितने वोट पड़े थे दोस्तों याद रखिएगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4754 वोट, ठीक है। 4754 वोट पड़ा था। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे, 4754 वोट पड़े थे, ठीक है। अगला देखेंगे 58 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों। याद रखिएगा ये जो लगाता है, याद रखिएगा ये लगाता है कौन से दोस्तों, ये लगाता है बुध। कौन लगाता है, बुध जो है कितना दिन में, 88 दिन में दोस्तों, ठीक है। ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है 88 दिन में, ठीक है। याद रखिएगा बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों, ठीक है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्र। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर सवाल दोस्तों कि विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन सा है। याद रखिएगा दोस्तों अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप, ठीक है। यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप जो है ये दो सबसे छोटे महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 60 नंबर सवाल 60 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखिएगा दोस्तों 60 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनाई मोड़ी। अनाई मोड़ी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मोड़ी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने 61 नंबर सवाल है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो नेलांग जो घाटी है ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 62 नंबर सवाल देखिएगा कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। याद रखिएगा जो नीली क्रांति की शुरुआत किया गया था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा नीली क्रांति की जो शुरुआत है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 63 नंबर सवाल 63 है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है। याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोम मिट्टी, ठीक है। यानी कि पौधों को सबसे अधिक पानी जो है यानी लोम मिट्टी से प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 64 नंबर सवाल देखिएगा डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी तट पर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 65 नंबर सवाल 65 नंबर सवाल क्या है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। याद रखिए 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती जो है ये क्या है दोस्तों, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर सवाल देखिए 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने 66 है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है दोस्तों। 66 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्या है दोस्तों, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यानी 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने 67 नंबर सवाल देखिए 67 क्या कह रहा है आपके सामने 67 है कि निम्नलिखित में से कौन
थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है दोस्तों, यानी 67 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है हाइड्रोजन बम दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दोस्तों 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे दोस्तों 63 यानी कि 68 नंबर सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा, अगर बात करेंगे सी, विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा द्वारा संचालित होते हैं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे बात करेंगे कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, ये सही है। दृश्य धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर से विद्युत मोटर के प्रकार है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार आधार पर क्रिया के माध्यम से काम करता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा द्वारा संचालित होती है, नहीं दोस्तों, विद्युत मोटर जो है केवल दृश्य धारा संचालित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 69 नंबर सवाल देखिए। 69 आपके सामने है कि ओम का नियम। ठीक है, ओम का जो नियम है, 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ओम का नियम। ठीक है, विद्युत धारा विभवांतर के बीच का संबंध का वर्णन करता है दोस्तों। ओम का जो नियम है, यहाँ में क्या रहेगा, विद्युत धारा और दूसरों क्या विभवांतर के बीच का संबंध वर्णन करता है। विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच का वर्णन करता है दोस्तों कौन, ओम का नियम। यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 70 नंबर सवाल देखिए। 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन नंबर ठीक है दोस्तों सी, बल अलग अलग निकाय पर वित्तीय विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, यानी 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है दोस्तों। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देते 71 नंबर सवाल देखिए। 71 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, एक्स किरणें। ठीक है, यानी क्या होगा, एक्स किरणें। यानी किस प्रकार की किरणें, एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक्स किरणें खोज किसने किया था, रॉन्टजेन ने एक्स किरणें खोज किया था, रॉन्टजेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 72 नंबर सवाल आपके सामने, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्यम। माध्यम जो है तरंग का विशेषता नहीं है, आवृत्ति है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य है और आयाम भी है। ठीक है, माध्यम क्या है, ये तरंग का विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 73 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निष्क्रियकरण। ठीक है, निष्क्रियकरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 74 नंबर सवाल। 74 है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने किया था, ये किया था दोस्तों डाल्टन ने। ठीक है, किसने किया था, डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाल्टन। अगला है दोस्तों आपके सामने 75 नंबर सवाल। 75 है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है दोस्तों। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 76 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। ठीक है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, 8। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 77 नंबर सवाल देखिए। 77 क्या कर रहा है, 77 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के द्रव के वर्तमानुपाती होता है दोस्तों। 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉयल का नियम। ठीक है, यानी किस नियम के अनुसार, तो बॉयल के नियम के अनुसार गैस का जो आयतन है ये गैस के दाब के वर्तमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 78 नंबर सवाल देखिएगा। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, OH आयन सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन की समानता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको जो जाना जाता है, याद रखिएगा, ये हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन जो है ये हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने
80 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है दोस्तों? याद रखिएगा 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम भिन्न है दोस्तों, ठीक है, सबसे भिन्न है पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन और ये क्या है दोस्तों, ये सब एक समान है और भिन्न क्या है? पोटेशियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 81 है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट जो रासायनिक सूत्र होता है NH4 सफिक्स 2SO4, ठीक है, यानी 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH4 सफिक्स 2SO4 यानी अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 82 नंबर सवाल देखिएगा कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है दोस्तों, यानी 82 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 83 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, 83 है कि इस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों, याद रखिएगा 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जटिल ऊतक, ठीक है, याद रखिएगा। किस प्रकार के ऊतक में? जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देते हैं 84 नंबर सवाल देखिए, 84 है कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसी कारण होता है दोस्तों, यानी 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन अगला 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 आपके सामने 85 है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, याद रखिएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरीसृप जो है ये क्या है? अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, जैसे कि अरेकिनिड क्या है दोस्तों शामिल है, कीट भी शामिल है और मोलस्क प्राणी भी शामिल है, सरीसृप शामिल नहीं है, ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 86 नंबर सवाल देखिए, 86 क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति के पहचान तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेडियोग्राफ, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप, इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है? 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इंडोस्कोप कहलाता है, यार क्या कहलाता है? इंडोस्कोप, ठीक है, तो व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है? इंडोस्कोप कहलाता है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 87 नंबर सवाल देखिए, 87 है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है दोस्तों, क्या है? तो 87 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों अग्र मस्तिष्क, ठीक है, यानी अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? ये विचारों का संग्रह होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क में, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 88 नंबर सवाल, 88 आपके सामने है कि किसी जंगम मोड़, ठीक है, यानी कि मोबाइल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला एक वह स्नेक पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी याद रखिएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये साइनोवियल द्रव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखेंगे आपके सामने, अगला दोस्तों आपके सामने 89 नंबर सवाल, 89 है कि आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो याद रखिएगा आयोडीन जो है, याद रखिए दोस्तों ये थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 90 नंबर सवाल के सामने है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? कैल्सिफिरॉल। विटामिन B1 का रसायन नाम थायमिन, विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? अस्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 91 नंबर सवाल, 91 यहाँ पे सामने कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? याद रखिएगा, तो यह दोस्तों एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यानी मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे कम आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। अगला देखेंगे 92, देखिए दोस्तों 92 आपके सामने क्या कह रहा है? 92 है निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 92 दोस्तों अगर बात करते हैं कि विभेदित उत्पाद, ठीक है, एक दोस्तों करता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या दोस्तों ये भी करता है। प्रवेश रोध दोस्तों ये नहीं करता है। समांगी उत्पाद ये भी नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1 और 2, क्या हो जाएगा 92 का 1 और 2 करता है, ठीक है। विभेदित उत्पाद, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 93 नंबर सवाल देखिए, 93 है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये स्थित है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने
94 है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है, याद रखिएगा, ये दिया गया दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 95 है कि भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय बीमा विनायक विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद। अगला सवाल देखेंगे, आपका मैथ का सवाल है दोस्तों 96 नंबर। ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर, या ए हो जाएगा दोस्तों 5047। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 97 नंबर सवाल देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 98 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 98 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 99 नंबर सवाल देखिएगा। 99 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, ए हो जाएगा दोस्तों 1.05। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और आज का लास्ट सवाल दोस्तों 100 नंबर सवाल देखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने 100 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2.5%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुका दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए सेट नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। सेट नंबर 10 में सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? दोस्तों याद रखिएगा कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो किया दोस्तों भारत ने किया। याद रखिएगा कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को भारत ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको सेकंड नंबर सवाल है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? दोस्तों याद रखिएगा तो वी आर सुब्रमण्यम। याद रखिएगा तो वी आर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों याद रखिएगा नीति आयोग जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? दोस्तों किन देशों में किया गया है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया। ठीक है, तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 4 नंबर सवाल है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? दोस्तों याद रखिएगा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत किया गया है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। 5 है कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? दोस्तों याद रखिएगा इसरो ने जो लॉन्च किया है ये विक्रम 5। ठीक है, विक्रम 5 के नाम से इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया। इसरो का स्थापना 1967 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए इसके जो अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत की 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? दोस्तों तो ये बने दोस्तों याद रखिएगा विघ्नेश NR। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR बने, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से तो कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? दोस्तों याद रखिएगा किया गया है 25 खिलाड़ी का चयन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से तो कुल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 8 नंबर सवाल देखिए। 8 है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यात्मवाद से है। ठीक है, याद रखिएगा पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का जो संबंध है किससे है? अध्यात्मवाद से है। ठीक है, अगला है दोस्तों 9 नंबर सवाल। 9 है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ है। दोस्तों याद रखिएगा 9 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आशा। क्या है? आशा क्या है दोस्तों? ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए क्या है? शुभंकर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर सवाल देखिएगा कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? याद रखिएगा दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, यानी पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। अगला देखेंगे
11 नंबर सवाल देखिए, 11 है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है दोस्तों। याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, HCP प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नए संसद भवन का जो डिजाइन है किस कंपनी ने किया है, HCP प्रोजेक्ट ने किया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों। याद रखिएगा ये जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक रखा गया, ठीक है। तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया कब तक रखा गया है, 2025 तक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। ये सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, टीम बर्नस ली को, ठीक है। टीम बर्नस ली को सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, टीम बर्नस ली को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 आपके सामने दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। 14 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, श्रीनगर में, ठीक है। यानी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का जो निर्माण किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है, श्रीनगर में किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिए। 15 है कि जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखिएगा, गोवा से है, ठीक है। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है संबंध है गोवा से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस IIT ने हार्वर्टन Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। किसने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये IIT मद्रास, ठीक है। यानी किस IIT ने, तो IIT मद्रास ने हार्वर्टन Q5 रीइमेजिन एजुकेशनल अवार्ड जीता है IIT मद्रास। अगला सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 आपके सामने है कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है दोस्तों। 17 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए हो जाएगा, HAL के साथ। HAL, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 18 नंबर सवाल देखिए। 18 के सामने क्या कह रहा है कि हॉर्निबल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है। याद रखिएगा, इसके जो उद्घाटनकर्ता है ये जगदीप धनखड़ है दोस्तों। कौन है, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 आपके सामने है कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। याद रखिएगा कौन सा हो गया है, तो हो गया दोस्तों, ये भी दोनों हो जाएगा, कौन कौन सा, सुखोई 30 और मिराज 200, यानी ए भी हो जाएगा दोस्तों और बी भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। कौन कौन सा, सुखोई 30 और मिराज 200। ये क्या हो गया था, ये भारतीय वायुसेना जो था, ये लड़ाकू विमान जो था, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल। 20 से आपके सामने कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। ये जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जीता कौन है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। किसने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन जीता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल। 21 आपके सामने है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यानी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो किताब है ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 22 है दोस्तों कि मिस अर्थ 2022 का किताब किसने जीता है। ये जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, मिन सू चोई, ठीक है। मिन सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का किताब जीता है, मिन सू चोई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सब सामने 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 23 है कि हाल ही में H3N3 वायरस चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है दोस्तों। याद रखिएगा 23 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन्फ्लुएंजा से। किससे है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 24 है कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था, तो शामिल किया गया दोस्तों, याद रखिएगा 3 फिल्मों को, ठीक है। कितने फिल्मों को, 3 फिल्मों को, ठीक है। अगला देखेंगे आपके सामने 25 नंबर सवाल देखिए। 25 सवाल क्या कह रहा है। 25 है कि हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है दोस्तों। याद रखिएगा माउंट मेरापी, ठीक है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो दोस्तों विस्फोट में रहा है, इसका संबंध किस देश से है वो देखेंगे। इसका संबंध है दोस्तों इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया राजधानी क्या है, जकार्ता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल। 26 है कि बाब अल मंदेब जल संधि किसे जोड़ती है। ये जोड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हिंद महासागर और लाल सागर को, ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है, बाब
अल मानदेव जल संधि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी क्या है दोस्तों? ये भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, अगला है दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 है कि मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो मोर एवं पूर्णा जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों ताप्ती की। ठीक है, याद रखिएगा कि मोर एवं पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है दोस्तों? ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी सत्य है जैसे कि कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम। यानी सभी क्या दोस्तों? सत्य है, यानी कोयला भी है, विद्युत भी है और पेट्रोलियम भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 30 नंबर सवाल देखिए। 30 है कि बोडो जनजाति, ठीक है, निवास करते हैं अमेजन बेसिन में, संथाल परगना में, गारो पहाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा 30 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गारो पहाड़ी में दोस्तों। ठीक है, यानी कि बोडो जनजाति जो है निवास करती है गारो पहाड़ी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल 31 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो याद रखिएगा 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, ये क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 32 आपके सामने है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? भारत के किस द्वीप का जो उद्गम है ये ज्वालामुखी से हुआ? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का जो उद्गम है ये ज्वालामुखी से हुआ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप। ठीक है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने देखेंगे 33 नंबर सवाल आपके सामने देखेंगे कि किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ठीक है, याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि किस भारतीय राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है तो 33 का जो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा मणिपुर का। मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है और मेघालय का भी लगता है दोस्तों। मणिपुर का जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, यानी कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एक है दोस्तों असम, एक है दोस्तों पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी राज्य का वित्त आयोग क्या है दोस्तों? संवैधानिक संस्था है। लोकसभा का वित्त सचिवालय संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग दोस्तों ये भी संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद किसमें दोस्तों? 280 में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग अगर बात करेंगे तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में एक होता है दोस्तों वित्त विधेयक, जिसका उल्लेख होता है 117। ठीक है, वित्त विधेयक का जो उल्लेख अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 35 है कि निम्न, ठीक है, निम्न में से, ठीक है, निम्न से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा दोस्तों? ठीक है, यानी 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? यानी कि निम्न से कौन वित्त आयोग द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जो भारत राष्ट्रपति है ये वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। याद रखिएगा 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, ये 356 में होता है दोस्तों। एक होता है वित्तीय आपातकाल जो 360 में होता है। ठीक है, ये 3 आपातकाल है 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है, उसके बाद फिर वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए। 37 है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है दोस्तों? 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा याद रखिएगा सी भारत का संविधान। ठीक है, यानी राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान नियत करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर सवाल देखिए। 38 आपके सामने है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य
वितरित किया जाता है दोस्तों, यानी 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, अनुच्छेद 270। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 270। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 39 है कि केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया दोस्तों? किस वर्ष किया है? तो ऑप्शन नंबर 39 का डी हो जाएगा, 1988 में किया। ठीक है, केंद्र और राज्यों संबंधों से संबंधित राज्य सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया है? तो 1988 में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है दोस्तों? तो 40 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 41 है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा, कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय में। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में की जाती है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 42 नंबर सवाल देखिए। 42 है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या है? ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, बल्कि पवन है, सूर्य की किरण भी है और बायोमास भी है। ठीक है, कोयला क्या है? ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। 43 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 नंबर क्या कह रहा है आपके सामने? 44 है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 44 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 2014 में हुआ था। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 2014 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता से वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है दोस्तों? याद रखिएगा, 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में से निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 46 नंबर। 46 है कि क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, 46 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉन टेनिस। ठीक है, यानी कि क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 47 है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है दोस्तों? 47 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर सवाल देखिए। 48 आपके सामने क्या कह रहा है कि सीबीएफसी का पूर्ण रूप है क्या दोस्तों? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है? 49। ठीक है, 49 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 49 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? किसने किया है दोस्तों? 49 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यानी कि किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 50 नंबर सवाल। 50 है कि देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? ठीक है, इधर क्या दोस्तों? देश, इधर राजधानी है। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन नंबर याद रखिए, जैसे कि वेनेजुएला, कराकस सही है दोस्तों। रोमानिया का बुकारेस्ट, ये भी सही है। बारबोसा, ब्रिज टाउन सही है दोस्तों। गैबून, बंजुआल, ये जैसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत है। ठीक है, यानी 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, गैबून, अंजुल जो है ये गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। 1, 2, 3 क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर सवाल देखिए। 51 आपके सामने क्या कर रहा है? 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में महोत्सु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, यानी महोत्सु जो महोत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, यानी 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 52 नंबर सवाल देखिए। 52 आपके सामने है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा, चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था किस शासक के समय में हुआ था? यानी कि 52 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर सवाल देखिए।
53 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? याद रखिएगा 53 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो किस राष्ट्रकूट शासक ने? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने दोस्तों 54 नंबर सवाल देखिए। 54 के निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी हो जाएगा पुराण। पुराण क्या है? ये वैदिक साहित्य नहीं है। पुराणों की संख्या कितना है दोस्तों? पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। वेद कितने होते हैं? 4। और वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग जो होते हैं वेदांग वो कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है दोस्तों 55 नंबर सवाल। 55 है कि महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा महाविभास की जो रचना किया था वसुमित्र ने किया था। ठीक है, यानी महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? वसुमित्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। आगे से दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? दोस्तों याद रखिएगा 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्ण द्वितीय। ठीक है, यानी गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, कर्ण द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 57 नंबर सवाल देखिए। 57 है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? याद रखिए 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, याद रखिए दीवान ए इस्तिहाक, यानी दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 58 नंबर सवाल। 58 है कि बहमनी साम्राज्य संस्थापक कौन था? दोस्तों याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य संस्थापक था 58 नंबर के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन हसन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन शाह जो था, अलाउद्दीन हसन शाह ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, अलाउद्दीन हसन शाह। इसका स्थापना कब हुआ था? 1347 में हुआ था। ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था दोस्तों, 1347 में अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 59 नंबर सवाल है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये कालक्रम के अनुसार सही है, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 60 नंबर सवाल देखिए। 60 क्या कर रहा है? 60 है दोस्तों कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कथन पूछ रहा है, सत्य है। ठीक है, पूछ रहा है तो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला है कि मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र के बारे में निपुण था दोस्तों, ये सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है दोस्तों। गोवर्धन पशु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या है? सही है, यानी सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 61 नंबर सवाल। 61 आपके सामने है कि किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों? याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, यानी लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। कब? 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला 62 नंबर सवाल सामने है कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? याद रखिएगा इसका जो अधिवेशन हुआ था ये 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन भी हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, जिसका स्थापना किसने किया था? आगा खान ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो एक्ट हुआ था 1909 में। ठीक है, याद रखिएगा। 1906 में अगर बात करते हैं दोस्तों, मुस्लिम का स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 63 नंबर सवाल देखिएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हसरत मोहानी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। आपके सामने 64 नंबर सवाल आपके सामने क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 में किया गया था। ठीक है,
यानी अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था ये 1936 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1942 में क्या हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आप सामने। अगला है 35 यानी कि 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। याद रखिएगा 65 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, मदन मोहन मालवीय। ये क्या किया था, ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने खिलाफत आंदोलन समर्थन किए थे, मोहम्मद अली भी किए थे और लाला लाजपत राय भी किए थे। मदन मोहन मालवीय जो थे ये खिलाफत आंदोलन समर्थन नहीं किए थे दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके सामने 66 नंबर। देखिए 66 क्या कर रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। 66 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। जैसे कि देखिए भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला दोस्तों, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई दोस्तों, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हुई क्या है, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 67 नंबर सवाल आपके सामने देखिएगा। 67 क्या है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा में हमेशा एक समान होती है दोस्तों। यानी 67 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, बल त्वरण। ठीक है, यानी कि किस जोड़े की दिशा यानी बल एवं त्वरण की जो दिशा है हमेशा एक समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दूसरा 68 नंबर सवाल देखिए। 68 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। ठीक है, हीरे का जो क्रिस्टल है किस आकार के होते हैं, होते हैं चतुष्फलकीय होते हैं। क्या होता है, चतुष्फलकीय। हीरे का क्रिस्टल चतुष्फलकीय होते हैं। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने अगला है 69 नंबर सवाल देखिए। 69 है कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, जो है जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब क्या होता है, जो कार्य होता है नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, गति का जो पहला समीकरण है ये किसके बीच दर्शाता है, तो दर्शाता है दोस्तों याद रखिएगा वेग और समय के बीच। ठीक है, वेग और समय के बीच गति का पहला समीकरण दर्शाता है। अगला सवाल देखेंगे 71 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 71 आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का सुचालक को दर्शाता है दोस्तों। यानी 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा याद रखिएगा बी हो जाएगा, पीबी और एचजी। ठीक है, ये कौन सा जोड़ा, तो पीबी और एचजी जो है ये तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला दोस्तों 72 नंबर सवाल देखिए। 72 इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा। 72 क्या कह रहा है, 72 की 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, 72 का ये देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए जल यानी कि समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों, ये क्या है, ये सही है। ठीक है, हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन केवल एक क्या है दोस्तों, सत्य है। यानी 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक क्या है, सही है। ठीक है, बाकी दूसरा क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला सामने 73 नंबर सवाल देखिए। 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण, ठीक है, रेत और चीनी का जो मिश्रण है का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, याद रखिएगा ये है दोस्तों विजातीय मिश्रण का। ठीक है, किसका है, विजातीय मिश्रण का। ठीक है, रेत और चीनी का जो मिश्रण है ये विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 74 देखिए। 74 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो धुरा सेल। ठीक है, धुरा सेल जो ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, AD9 में पाया जाता है, थाइमिन में, साइटोसिन में भी पाया जाता है, दूरासेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 75 नंबर सवाल देखिए। 75 क्या कह रहा है कि विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलयन। याद रखिएगा कि विलय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, अगला के सामने है 76 देखिए। 76 है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों। 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीयक वर्ग के उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक याद रखिएगा, यानी नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, यानी 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों
77 नंबर सवाल देखिए, 77 आपके सामने है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं दोस्तों। 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, 0 होते हैं। अगला देखेंगे आपके सामने 77 हो जाएगा दोस्तों। 78 नंबर सवाल देखिए, 78 क्या कर आपके सामने 78 नंबर सवाल है दोस्तों। 78 है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के समानुपाती होता है दोस्तों। 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉयल के नियमानुसार, ठीक है, बॉयल के नियमानुसार जो है ये स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन होता है ये दबाव के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 79 है। 79 है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये दोस्तों सही है। लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, ये भी गलत है, यानी कि रखिएगा 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 80 नंबर सवाल देखिए। 80 क्या कर रहा है कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेर्नर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था। याद रखिएगा किस तत्व को किया था दोस्तों। 80 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पीटी। किसको किया था, पीटी को किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सामने 81 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा 81 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए सैकरोमाइसेस, ठीक है, सैकरोमाइसेस। याद रखिएगा कि कौन सा कवक जो है यानी सैकरोमाइसेस जो है ये डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 82 नंबर सवाल देखिएगा। 82 है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, रोसेला। याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो रोसेला से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला दोस्तों 83 नंबर सवाल। 83 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। यानी 83 का जो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा पैरेनकाइमा, ठीक है, यानी कौन से ऊतक का, तो पैरेनकाइमा का जो होता है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 84 नंबर सवाल। 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अब अल्पतल विकसित बच्चों को जन्म देती है दोस्तों। कौन सा जीव, तो याद रखिएगा 84 का जो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा हो जाएगा दोस्तों डी, कंगारू। क्या करता है, ये अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है, यानी कंगारू, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 85 कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। याद रखिएगा 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शेर, ठीक है, यानी किस पशु में, तो शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 86 देखिएगा। 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 86 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो 86 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं की जो तुलना है ये सैनिकों से की जा सकती है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 87 नंबर सवाल देखिएगा। 87 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, ठीक है, सूची 1 है सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे 86 87 का जो ऑप्शन ये देखिए दोस्तों बी, ठीक है। देखिए दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे तो क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 1 होगा। यूकेलिप्टस क्या हो जाएगा, आवृत बीजी, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी साइकस का क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी, ठीक है, यानी अनावृत बीजी, ठीक है, बी का। और सी का क्या हो जाएगा, सी का फर्न का हो जाएगा दोस्तों टेरिडोफाइट, ठीक है, और क्लेमिडोनोमास नास का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों शैवाल, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला आपके सामने 88 नंबर सवाल है। 88 है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। यानी याद रखिएगा परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है। 88 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ये वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण, ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो आपके सामने 89 नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा 89 का सवाल दोस्तों, कौन सा रोग जो है कवक द्वारा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा पेचिस जो है कवक द्वारा नहीं होता है, दमा कवक द्वारा होता है, एथलीट फोर कवक द्वारा होता है, दाद भी दोस्तों कवक द्वारा होता है। पेचिस जो है कवक द्वारा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा आप।
अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल देखिएगा। 90 है कि आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधों के किस भाग में स्थित होते हैं। दोस्तों आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग जो है ये पौधों के किस भाग में स्थित होते हैं। तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, किसमें होते हैं, फूलों में होते हैं। किसमें होते हैं, फूलों में। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों आपके सामने 91 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 91 है, देखिए दोस्तों 91 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 91 है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। दोस्तों ठीक है, 91 जो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 6 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। तो 6 ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। ठीक है, अगला है दोस्तों 92 नंबर सवाल। 92 है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो 92 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी काम के बदले अनाज। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 93 नंबर सवाल देखिएगा। 93 क्या कर रहा है, 93 है कि आय के विवरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले चक्र को क्या कहते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसे कहते हैं लॉरेंज वक्र। क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र। यानी आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं लॉरेंज वक्र कहते हैं। ठीक है, अगला 94 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हस्तकरघा के विकास से है। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा मीरा सेठ समिति। ठीक है, मीरा सेठ समिति का जो संबंध है ये हस्तकरघा के विकास से है। अगला दोस्तों 95 नंबर देखिए। 95 है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 95 का ऑप्शन याद रखिएगा सी, 1985 में किया गया था। ठीक है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की जो स्थापना ये कब की गई थी, 1985 में। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 96 नंबर जो सवाल है दोस्तों आपका मैथ का सवाल, इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा और ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 97 नंबर सवाल देखिए। 97 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 20 मिनट पर घंटा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 99 नंबर सवाल, सॉरी दोस्तों 98 नंबर जो सवाल आपके सामने है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों बी 50%। क्या हो जाएगा, 50%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला सवाल दोस्तों 99 नंबर सवाल। 99 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका याद रखिएगा 99 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों 20%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल 16 नंबर जो सवाल है इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 का ए हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए।